नमस्कार और द डीप डाइव की इस खास पड़ताल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जिसने दशकों तक दुनिया को हैरान भी किया और कह सकते हैं आकर्षित भी। आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, और उनकी सबसे ताकतवर और सबसे विवादास्पद सहयोगी माँ आनंद शीला। ये कहानी एक आध्यात्मिक साम्राज्य के बनने की और फिर नाटकीय ढंग से बिखर जाने की। बिल्कुल, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। हमारे पास इस विषय पर कई स्रोत हैं, कुछ अहम विश्लेषण भी, जैसे ओशो एंड शीला, बिट्रेयल ऑफ स्पिरिचुअल एम्पायर, और ओशो, शीला एंड द फॉल ऑफ राजनीशपुरम। हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जानकारी निकालकर ये समझें कि कैसे ओशो का वो विशाल आध्यात्मिक साम्राज्य पहले शीला के नियंत्रण में आया और फिर ढह गया। ये वाकई एक हाईजैकिंग और पतन की कहानी लगती है। हाँ, इसे हाईजैकिंग कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से चीजें बदली। हम कुछ सीधे और चौंकाने वाले सवालों से शुरू करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं, जैसे पुणे आश्रम की पहली वो समर्पित सेक्रेटरी थी माँ लक्ष्मी, उनको किनारे कैसे लगा दिया गया? ये पहला बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। फिर अमेरिका जाने के बाद ओशो अचानक मौन क्यों हो गए, और शीला के भागने तक लगभग 4 साल वो चुप क्यों रहे? वो चुप्पी भी बहुत रहस्यमयी है। बिल्कुल। और शीला ने पुणे आश्रम और फिर रजनीशपुरम की बागडोर, मतलब पूरी कमान, कैसे संभाली? और कुछ और गंभीर सवाल भी उठते हैं जिन पर थोड़ी अटकलें ज्यादा हैं, सबूत कम, जैसे क्या शीला ओशो को ड्रग्स देती थी? ये आरोप लगते रहे हैं। हाँ, और क्या शीला और ओशो के बीच कोई ऐसा रिश्ता था जो गुरु शिष्य के दायरे से बाहर था? देखिए, जैसा आपने कहा, हमारे स्रोत इन आखिरी 2 सवालों का सीधा जवाब तो नहीं देते हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं है इन बातों का, लेकिन हम शीला के बढ़ते नियंत्रण और ओशो की उस वक्त की स्थिति पर जरूर चर्चा करेंगे, जैसा स्रोतों में बताया गया है। उससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए ओशो की इस यात्रा को 3 हिस्सों में देखते हैं। शीला से पहले का दौर, शीला का दौर और शीला के बाद का दौर। यहाँ से कहानी बहुत तेज और सच कहूं तो काफी दिलचस्प होने वाली है। शीला से पहले का दौर, पुणे का सुनहरा वक्त। तो बात है 1970 के दशक के अंत की। भगवान श्री रजनीश, जो बाद में ओशो कहलाए, पुणे में थे और अपने बौद्धिक शिखर पर। उनका करिश्मा, मतलब एक ऐसी चुंबकीय शक्ति जो लोगों को उनकी बातों, उनके व्यक्तित्व की ओर खींचती थी, गजब का था। बिल्कुल, उस समय पुणे आश्रम एक अलग ही जगह थी। अस्तित्ववाद, ध्यान, प्रेम, चेतना, इन सब पर उनके प्रवचन दुनिया भर से जिज्ञासुओं को, बुद्धिजीवियों को, कलाकारों को, मतलब हर तरह के सत्य के खोजियों को पुणे खींच ला रहे थे। हाँ, वो पुणे आश्रम का एक सुनहरा दौर माना जाता है ना? बिल्कुल। और तब माँ लक्ष्मी, जिन्हें कई लोग एक तरह से माँ समान मानते थे, उनके कुशल प्रशासन में आश्रम चल रहा था। एक सद्भाव था, एक आध्यात्मिक अनुशासन था। ओशो का व्यक्तित्व और धर्म और खासकर सेक्स जैसे विषयों पर उनके क्रांतिकारी विचार उस समय के हिसाब से बहुत रैडिकल थे वो विचार। हाँ, बेहद रैडिकल। और यही चीजें एक चुंबक की तरह काम कर रही थी। हजारों पश्चिमी और भारतीय लोग खिंचे चले आ रहे थे। और इसी माहौल में, इसी उभार के बीच एंट्री होती है माँ आनंद शीला की। गुजरात की एक युवा महिला, बेहद महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार। हाँ, शुरुआती दिनों में वो माँ लक्ष्मी के अंडर ही काम करती थी, एक सहायक की तरह। वो आश्रम के कामकाज को, उसकी अंदरूनी व्यवस्था को और ओशो की मैनेजमेंट स्टाइल को बारीकी से समझ रही थी। लेकिन उनका स्वभाव अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि विश्लेषण, जैसे बिट्रेयल ऑफ अ स्पिरिचुअल एम्पायर में इशारा मिलता है, शीला का मुखर स्वभाव, उनका वो असर्टिव होना और उनकी पश्चिमी कॉर्पोरेट स्टाइल की लीडरशिप क्वालिटी, वो जल्द ही आश्रम के इनर सर्कल पर, मतलब आंतरिक घेरे पर हावी होने लगी। अच्छा। माँ लक्ष्मी की जो शांत भक्ति थी, उनकी समर्पित सेवा, और शीला की वो खुली महत्वाकांक्षा, उसमें टकराव धीरे धीरे दिखने लगा था। समझ रही हूँ। ये 2 बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाएं थीं। बिल्कुल, एक टकराव जो आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला था। शीला का उदय, सत्ता पर कब्जा। फिर साल आता है 1980-81 के आसपास का, और एक बहुत ही खामोश सा, लगभग अदृश्य सा बदलाव होता है। माँ लक्ष्मी, जिन्होंने पुणे कम्यून को बड़ी भक्ति और लगन से बनाया था, सींचा था, वो धीरे धीरे किनारे कर दी गई। हाँ, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। और उनकी जगह बिजली की तेजी से
शीला ने ले ली। वो ओशो की नई पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। ये सिर्फ एक पोस्ट का बदलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से एक आध्यात्मिक कम्यून के भीतर एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक परिवर्तन शुरू होता है। हाँ, और शीला की लीडरशिप स्टाइल, जैसा हमने कहा, बिल्कुल अलग थी। जहां माँ लक्ष्मी प्रेम और भक्ति से प्रेरित थी, शीला ने ताकत बनाई डर से, वफादारी से और दौलत के जरिए। अच्छा, डर और दौलत। हाँ, उसने एक बहुत करीबी इनर सर्कल बनाया, अपना एक गुट, जिसे अक्सर 21 सदस्य परिषद कहा जाता था। ये उसका अपना सत्ता का केंद्र था। और सबसे अहम बात, जैसा कई स्रोत बताते हैं, वो ये तय करने लगी कि ओशो से कौन मिल सकता है और कौन नहीं। ओह! उसने ओशो तक पहुंचने वाले सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को कंट्रोल कर लिया। प्रभावी रूप से ओशो और उनके हजारों शिष्यों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। कई फॉर्मर इनसाइडर्स यानी पूर्व अंदरूनी सूत्र यही मानते हैं कि इस दौरान ओशो काफी हद तक अलग थलग हो गए थे। दुनिया से कटे हुए से उन तक वही जानकारी पहुंचती थी जो शीला पहुंचाना चाहती थी। हाँ, वो गेट कीपर बन गई थी। बिल्कुल। वो खुद को पब्लिक में ओशो की रक्षक बताती थी, उनके विजन को पूरा करने वाली बताती थी, लेकिन असल में वो जानकारी की पहरेदार बन गई थी। चलिए इस परत को थोड़ा और खोलते हैं। शीला का ये कंट्रोल कितना गहरा था? क्या ओशो सचमुच अनजान थे? देखिए, ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और इसी पर सबसे ज्यादा बहस होती है आज भी। शीला ने खुद को ओशो की आवाज बना लिया था। वो दावा करती थी कि वो सिर्फ भगवान यानी ओशो के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन कई विश्लेषण और पूर्व सदस्यों के बयान ये बताते हैं कि उन्होंने जानकारी को अपनी मर्जी से फिल्टर किया, तोड़ा मोड़ोड़ा, विरोधियों को दबाया और अपनी सत्ता को लगातार मजबूत किया। और ओशो की चुप्पी ने इसमें मदद की? हाँ, ओशो की चुप्पी, चाहे वो आध्यात्मिक ध्यान की वजह से थी या किसी और कारण से, उसने शीला को ऐसा करने का खुला मैदान दे दिया। ये चुप्पी ही शीला की ताकत का एक बड़ा स्रोत बन गई। जब भारत सरकार का दबाव बढ़ रहा था, स्थानीय विरोध भी पुणे में ओशो के आश्रम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, तब शीला एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बोल्ड आइडिया लेकर आई, पूरे कम्यून को अमेरिका ले जाना। अमेरिका? हाँ, उसने ओरेगन राज्य में एक विशाल रैंच खरीदा। लगभग 65,000 एकड़ बंजर जमीन थी वो। और वही जगह जल्द ही बन गई रजनीशपुरम, यानी रजनीश का शहर। कागजों पर तो ये विचार बड़ा अच्छा लगता था, एक यूटोपिया जैसा है ना? ध्यान, प्रेम, प्रकृति के साथ तालमेल, एक आत्मनिर्भर आध्यात्मिक शहर। बिल्कुल, सपना तो यही था, लेकिन असल में जैसा कि फॉल ऑफ रजनीशपुरम जैसे विश्लेषण बताते हैं, रजनीशपुरम सत्ता के खेल में फंस गया। गहरा संदेह, मतलब पैरानोया, और जरूरत से ज्यादा खर्च, फिजूल खर्ची, इन सब में उलझा एक सामाजिक राजनीतिक प्रयोग बन गया। तो सपना जल्दी ही एक डरावनी हकीकत में बदलने लगा। हाँ, बिल्कुल। शीला के नेतृत्व में रजनीशपुरम को एक किलेबंद राज्य की तरह चलाया जाने लगा। कुछ खास बातें थीं। पहला, ओशो 1981 से 1984 तक पब्लिक साइलेंस में चले गए। सार्वजनिक प्रवचन बंद। 3 साल से ज्यादा। ये चुप्पी ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। हाँ। दूसरा, शीला पूरी तरह से ओशो की पब्लिक वॉइस बन गई। आश्रम तक किसकी पहुंच होगी, मीडिया से क्या बात होगी, सब वो ही कंट्रोल करती थी। सब कुछ शीला के हाथ में। तीसरा, लाखों करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाए गए। भव्य निर्माण पर 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारों के बेड़े पर। 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस? हाँ, जो ओशो के लिए खरीदी गई थीं। निजी हवाई जहाजों पर और यहाँ तक कि हथियारों के जखीरे पर भी भारी खर्च हुआ। और यहीं से स्थानीय ओरेगन समुदायों के साथ टकराव शुरू हुआ होगा। भयानक रूप ले लिया उस टकराव ने। वो लोग इस अचानक उबड़े शहर से, उसके तौर तरीकों से और उसके विस्तारवादी रवैये से बेहद डरे हुए और नाराज थे। फॉल ऑफ रजनीशपुरम इस टकराव को सिर्फ सांस्कृतिक मतभेद नहीं मानता, वो इसे जमीन उपयोग कानूनों के उल्लंघन और कम्यून की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखता है। और ये टकराव आगे बढ़ता गया। हाँ, ये टकराव बढ़ते बढ़ते अमेरिकी सरकार और एक आध्यात्मिक आंदोलन के बीच सबसे अजीब और विस्फोटक संघर्षों में से एक बन गया। यहाँ से मामला और भी पेचीदा होता जाता है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। बिल्कुल, जो बाहर दिख रहा था वो पूरी कहानी नहीं थी। पर्दाफाश, जुर्म और ओशो की खामोशी का टूटना। हाँ, पर्दे के पीछे शीला और उसका जो इनर सर्कल था वो कई गंभीर, अवैध और खतरनाक कामों में लगा हुआ था।
जिसकी पूरी भनक शायद बाहरी दुनिया को या कम्यून के आम सदस्यों को भी नहीं थी। जैसे कम्यून के भीतर और बाहर के लोगों की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी फोन टैपिंग और जासूसी, वायर टैपिंग चल रही थी। फिर ओशो के निजी डॉक्टर, आश्रम के आलोचक और यहाँ तक के कुछ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की हत्या के प्रयास किए गए। प्लान्स बने। हत्या के प्रयास, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, और सबसे कुख्यात घटना 1994 का बायो टेरर अटैक। शीला के गुट के लोगों ने जानबूझकर पास के शहर द डेल्स, ओरेगन में कई रेस्टोरेंट्स के सलाद बार को साल्मोनेला बैक्टीरिया से दूषित कर दिया। क्यों? मकसद क्या था? मकसद था स्थानीय चुनावों से पहले विरोधी वोटरों को बीमार करना, ताकि वो वोट न डाल सकें और रजनीश समर्थक उम्मीदवार जीत जाएं। ये तो अविश्वसनीय। इस हमले में 750 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। ये आज भी अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बायोटेरर हमला माना जाता है। बाप रे। इसके अलावा इमिग्रेशन फ्रॉड, मतलब अमेरिका में रहने के लिए वीजा नियमों में धोखाधड़ी, हथियारों का अवैध जखीरा बनाना और कम्यून के फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, ये सब चल रहा था। और इस सब के दौरान ओशो चुप थे। 3 साल से ज्यादा का सार्वजनिक मौन। सवाल फिर वही उठता है, क्या वो इन सब से अनजान थे, उदासीन थे, या शीला के इतने कड़े नियंत्रण के कारण कुछ करने या कहने की स्थिति में ही नहीं थे? ये चुप्पी आज भी इतिहासकारों और पूर्व अनुयायियों के बीच बहस का सबसे बड़ा विषय है। कोई नहीं जानता सच क्या था। फिर क्या हुआ? ये सब सामने कैसे आया? फिर सितंबर 1985 में कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। शीला और उसके सबसे करीबी सहयोगी, जिनमें कई टॉप कम्यून लीडर्स शामिल थे, अचानक कम्यून के निजी जेट से यूरोप भाग गए। भाग गए? क्यों? उन्हें शायद भनक लग गई थी कि आंतरिक जांच चल रही है और बाहरी कानूनी दबाव भी बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि उनके कारनामों का पर्दाफाश होने वाला है और गिरफ्तारी तय है। उनके भागने के बाद? उनके भागने के कुछ ही दिनों बाद ओशो ने अपना लगभग 4 साल लंबा मौन तोड़ा। आखिरकार? हाँ, पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों और दुनिया को संबोधित किया, और उनके शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। उन्होंने क्या था? उन्होंने कहा, शीला और उसके लोगों ने अपराध किए हैं। उन्होंने लोगों को जहर दिया, मेरे कमरों में सुनने वाले यंत्र यानी बग्स लगाए और मेरे नाम का दुरुपयोग किया। मैं उनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ा बयान था, जिस महिला को सब उनकी प्रतिनिधि मानते थे। बिल्कुल, ये घोषणा उनके शिष्यों और मीडिया दोनों के लिए स्तब्ध करने वाली थी। ओशो अब शीला को अपराधी और फाशिस्टी तक कह रहे थे। परिणाम गिरफ्तारी, देश निकाला और पतन। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की। ओशो को अरेस्ट किया गया। ओशो को भी? किस आरोप में? उन पर शीला जैसे हत्या के प्रयास या बायो टेररिज्म के आरोप नहीं लगे। उन्हें मुख्य रूप से इमिग्रेशन वायोलेशन, मतलब आव्रजन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये रजनीशपुरम के इतने बड़े स्कैंडल के बाद अमेरिकी सरकार की तरफ से कुछ हद तक चेहरा बचाने वाली कार्रवाई भी थी। ओशो को कुछ समय के लिए अमेरिकी जेलों में रखा गया और बाद में उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि हिरासत के दौरान उन्हें थैलियम या किसी भारी धातु से धीमा जहर दिया गया है। जहर? हाँ, जिससे उनके स्वास्थ्य पर स्थायी बुरा असर पड़ा। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है और ये दावे कभी साबित नहीं हो पाए। और शीला का क्या हुआ? वो तो भाग गई थी। शीला को पश्चिम जर्मनी में गिरफ्तार किया गया और फिर अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। उसने 1986 में हत्या के प्रयास, बायो टेरर हमले में भूमिका और दूसरे आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। तो उसे सजा हुई होगी? हाँ, उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अमेरिकी न्याय प्रणाली के तहत वो केवल 39 महीने, कुछ स्रोत 29 महीने भी कहते हैं, जेल में बिताने के बाद पैरोल पर रिहा हो गई। सिर्फ 39 महीने? इतने गंभीर आरोपों के बाद? हाँ, वो स्विट्जरलैंड चली गई, जहां वो आज भी रहती है, और उसने कभी अपने कामों के लिए माफी नहीं मांगी। माफी नहीं मांगी? नहीं, वो अक्सर यही कहती थी, मैंने जो कुछ भी किया भगवान ओशो के लिए किया, मैं उनसे प्रेम करती थी। और ओशो का क्या हुआ अमेरिका में? नवंबर 1985 में ओशो ने अमेरिका छोड़ने के लिए कानूनी समझौता किया। उन्होंने इमिग्रेशन फ्रॉड के 2 मामलों में एल्फर्ट प्ली स्वीकार की। एल्फर्ट प्ली? वो क्या होती है? इसका कानूनी मतलब होता है कि आप खुद को निर्दोष मानते हुए भी ये स्वीकार करते हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अच्छा। इसके बदले में उन्होंने देश निकाला स्वीकार कर लिया,
शर्त थी कि वो अगले 5 साल तक बिना अनुमति अमेरिका वापस नहीं आ सकते। उनके इस निर्वासन ने रजनीशपुरम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो शहर जो कभी हजारों लोगों का घर था, वीरान हो गया। फिर ओशो कहाँ गए? अमेरिका से निकाले जाने के बाद उनके लिए एक मुश्किल दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि दुनिया भर में 21 से ज्यादा देशों ने उन्हें अपने यहाँ एंट्री देने से इनकार कर दिया। 21 देश? क्यों? संभवतः अमेरिकी दबाव या उनके विवादित अतीत के कारण। आखिरकार वो भारत लौटे और पुणे में अपने पुराने आश्रम में बस गए। वापस पुणे? हाँ, उन्होंने फिर से प्रवचन देना शुरू किया, जिसे पुणे 2 युग कहा जाता है। लेकिन कई पर्यवेक्षक और जीवनी लेखक कहते हैं कि उनकी बातों में पहले जैसी सहजता और वो धार नहीं थी, बल्कि रजनीशपुरम के अनुभव का दर्द और विश्वासघात की छाया ज्यादा दिखती थी। स्वाभाविक है। वो अक्सर इस बारे में बात करते थे कि कैसे सत्ता आध्यात्मिकता को भ्रष्ट करती है और कैसे किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन को संस्थागत बनाने से बचना चाहिए। और फिर उनका निधन हो गया? हाँ, जनवरी 1990 में पुणे में ही ओशो का निधन हो गया। आधिकारिक कारण हार्ट फेलियर बताया गया, लेकिन उनके अनुयायियों और कुछ अंदरूनी सूत्रों के बीच अमेरिकी हिरासत में दिए गए कथित जहर या रजनीशपुरम के तनाव और पतन से हुई अत्यधिक थकावट, मतलब एग्जॉशन की बातें आज भी जिंदा है। मूल सवाल, ओशो कितना जानते थे? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल जो आज तक गूंजता है, क्या ओशो शीला की अवैध गतिविधियों से, उसके क्रिमिनल एक्ट से वाकई अनजान थे, या वो एक मौन साथी थे जिन्होंने जानबूझकर शीला को एक ढाल, एक बफर की तरह इस्तेमाल किया ताकि खुद पर सीधी आंच ना आए? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर मोटे तौर पर 2 मुख्य दृष्टिकोण उभर कर आते हैं, जैसा कि विभिन्न स्रोतों और विश्लेषणों में दिखता है। पहला है ओशो का अपना बताया गया वर्जन कि वो अपने मौन काल में पूरी तरह ध्यान में लीन थे, आश्रम के रोजमर्रा के प्रशासनिक या राजनीतिक कामों में या किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। उनका कहना था कि शीला ने सब किया। हाँ, उनके अनुसार शीला एक सत्ता की भूखी तानाशाह थी जिसने उनके नाम, उनके अधिकार और उनके विश्वास का दुरुपयोग किया। वो रास्ते से भटक गई थी। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा है संदेहास्पद दृष्टिकोण, यानी स्केप्टिकल व्यू। कई आलोचक, पत्रकार और कुछ पूर्व सन्यासी ओशो के पूरी तरह अनजान होने के इस दावे पर गहरा संदेह जताते हैं। उनका तर्क है कि ओशो का अपने आसपास के माहौल पर, अपने जीवन के छोटे से छोटे डिटेल पर जिस तरह का कंट्रोल रहता था, हाँ। और शीला की उन तक सीधी और एकमात्र पहुंच को देखते हुए ये लगभग असंभव लगता है कि वो अपनी मुख्य प्रवक्ता द्वारा इतने बड़े पैमाने पर हो रहे राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्रों से पूरी तरह बेखबर थे। तो उनका मानना है कि ओशो को पता था। शायद, हो सकता है उन्होंने सीधे आदेश न दिए हों, लेकिन शायद उन्होंने कम्युन की किसी भी कीमत पर रक्षा करने की शीला की आक्रामक रणनीति को मौन स्वीकृति दी हो, या कम से कम जानबूझकर आंखें मूंद ली हों। इसमें सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? दिलचस्प ये है कि आम सहमति इस बात पर है कि शीला के कार्य, उसके फैसले और उसके अपराध कम्यून के कानूनी पतन और पब्लिक इमेज के बर्बाद होने का तत्काल और डायरेक्ट कारण थे। हाँ, रजनीशपुरम का पतन तो शीला के कारनामों की वजह से ही तेजी से हुआ। बिल्कुल, ये लगभग तय है। लेकिन सवाल ये है, क्या शीला वाकई एक अनियंत्रित दुष्ट एजेंट, रोग एजेंट थी, जैसा कि ओशो ने बाद में दावा किया, या वो एक कट्टर भक्त थी जो अपने नेता और उसके साम्राज्य को बचाने के लिए उसके निहित, इम्प्लिसिट या शायद स्पष्ट एक्सप्लिसिट इशारों पर काम कर रही थी? ये गुत्थी आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। नहीं, और शायद तभी सुलझेगी भी नहीं। यही केंद्रीय बहस बनी हुई है, एक दार्शनिक त्रासदी और सबक। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ओशो शीला कहानी सिर्फ एक स्कैंडल या क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक फिलॉसफिकल ट्रेजेडी भी है। ये इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे सत्ता, चाहे वो राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, पवित्रता को भी दूषित कर सकती है। कैसे इंसान का अहंकार, ईगो, एक महान आध्यात्मिक दृष्टि को भी पटरी से उतार सकता है। बिल्कुल सही कहा। ओशो की मूल शिक्षाएं हमेशा अवेयरनेस, इंडिविजुअलिटी और मन के पार जाने पर जोर देती थीं। हाँ, उनकी सारी बातें इसी पर थीं। लेकिन विडंबना देखिए, शीला के दौर में उनका आंदोलन उन्हीं सब चीजों का प्रतीक बन गया जिनके खिलाफ ओशो हमेशा बोलते थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कंट्रोल का जुनून, मैनिपुलेशन, डर का माहौल। ओशो की प्रचारित शांति और शीला की प्रकट आक्रामकता, ये विरोधाभास बहुत गहरा है। हाँ, और ये आधुनिक आध्यात्मिकता के इतिहास के सबसे गहरे सवालों में से एक है।
अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो इस कहानी से कुछ सबक बहुत साफ तौर पर उभरते हैं। क्या सबक सीख सकते हैं हम इसे? पहला, नैतिक सीमाओं और जवाबदेही के बिना, मतलब एथिकल स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी के बिना, आध्यात्मिक करिश्मा भी अराजकता और अपराध को जन्म दे सकता है। दूसरा, अंधी भक्ति और गुरु के प्रति बिना शर्त समर्पण ज्ञान के बजाय तानाशाही की ओर ले जा सकता है। हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। सही बात है। तीसरा, हर महान विचार या विजन को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो उसे बचाने या सुरक्षित करने का दावा करते हैं। अक्सर बचाने वाले ही सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चौथा, ओशो का मौन शायद ध्यान की गहराइयों में था, हम नहीं जानते, लेकिन शीला का नियंत्रण निश्चित रूप से चालाकी भरा था। और इस शोर और चुप्पी के बीच सच कहीं दब गया या शायद खो ही गया। तो ओशो और शीला की कहानी सिर्फ विश्वासघात या एक आध्यात्मिक साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है। ये कहीं ना कहीं मानव स्वभाव का, हमारी अपनी कमजोरियों और ताकतों का आईना भी है। ये दिखाती है कि कैसे गहरी से गहरी दृष्टि भी अहंकार के जाल में फंस सकती है और कैसे अटूट लगने वाला भरोसा भी टूट सकता है। हाँ। शायद शीला के बिना ओशो को दुनिया एक विलक्षण, विवादास्पद लेकिन प्रतिभाशाली दार्शनिक रहस्यवादी के रूप में ज्यादा याद करती। लेकिन शीला के साथ जो हुआ, उसके बाद वो एक चेतावनी भरी कहानी भी बन गए। एक कॉशनरी टेल। हाँ, एक असाधारण प्रतिभा जो शायद उसी सत्ता की संरचना से हार गई जिसे वो पार करना सिखाते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, एक विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। किसी भी संगठन में, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, जब उसके भीतर किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह को असीमित या अनियंत्रित शक्ति मिल जाती है, तो क्या वो शक्ति अनिवार्य रूप से उस संगठन के मूल आदर्शों और उसकी नींव को ही चुनौती नहीं देने लगती? क्या ऐसी व्यवस्था में सत्ता का भ्रष्ट होना लगभग तय है? ये सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी रोचक और विचारोत्तेजक लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों या जानने वालों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी कहानियों में, ऐसे विश्लेषणों में दिलचस्पी है। बिल्कुल। अगली बार तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।